अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, जो कि फाइनल एग्जाम के हवाले से वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़, के कार्बन की जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से कार्बन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन या स्केलेटन ऑफ लाइफ, मतलब कि वो जानदार जिनके अंदर स्केलेटन होता है उनके सेंट्रल पोजीशन में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बन मौजूद होता है। ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। तो आगे हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स की, इसकी जो खसूसियात है, इनकी खासियत क्या होती है। तो जो फर्स्ट इसकी खासियत ये है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। जो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नो एलिमेंट्स। तो ये बहुत से एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए बहुत से दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। ये इसकी दो होगी करेक्टरिस्टिक्स। आगे हमारे पास है कार्बन की एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट देखा जाए तो हमारे पास ये है कि व्हेन अ कार्बन एटम कंबाइंस विद 4 एटम्स और रेडिकल्स, के जब कार्बन 4 एटम्स या रेडिकल्स के साथ रिएक्ट करता है, द 4 बॉन्ड्स आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली इन अ टेट्राहेड्रॉन। मतलब कि जब कार्बन 4 एटम्स के साथ कंबाइन करता है, जो कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं कि वो एक टेट्राहेड्रॉन बना देते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का मतलब वही है कि जिसमें 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन में अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो ये है कि एज अ रिजल्ट टू गिव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इस बात का मतलब ये है कि जब 4 बॉन्ड्स टेट्राहेड्रॉन में अरेंज हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, इससे एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, सिर्फ कार्बन ही है जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि कार्बन के पास 4 एटम्स होते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। बाकी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो कि इतना स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। आगे है कि द स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। जब वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन, तो इससे क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है ना वो स्ट्रक्चर्स की, वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, आगे क्या, इट मेक्स कार्बन अ फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो फिर क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है ना वो कार्बन को एक बेहतरीन एलिमेंट बना देती है ताकि वो सेल का स्ट्रक्चर बना दे। ठीक है, जब वो एक अच्छा मतलब कि एलिमेंट बन जाता है फिर उससे क्या होता है कि वो एक सेल का स्ट्रक्चर बना देता है। अच्छा जी, आगे एक्सप्लेनेशन का लास्ट पॉइंट ये है, कार्बन एटम्स कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग स्टेबल ब्रांच अनब्रांच्ड और रिंग चेन्स। कार्बन के एटम्स क्या करते हैं कि म्यूचुअली कंबाइन होते हैं। क्या करते हैं वो कार्बन को स्टेबल करने के लिए, और कार्बन की चेन्स होती हैं जो कि ब्रांच अनब्रांच और रिंग चेन्स को बनाने के लिए वो म्यूचुअली कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बात बता दूं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो सिर्फ इसका मकसद यही था कि आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझ आ जाए। अगर आपको ये एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने एक्सप्लेनेशन को पैराग्राफ में लिखना, आपने इस तरह पॉइंट्स नहीं लिखने। ठीक है, ये यहाँ तक हमारी बात क्लियर होगी। आगे हमारे पास ये क्या है, कार्बन बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, मतलब H ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P एंड सल्फर S। तो आगे हमने ये पढ़ना है कि जो कार्बन है इन पांचों के साथ बॉन्ड्स किस तरह बनाता है। सबसे पहला बॉन्ड हमारे पास ये है CH बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए जो CH बॉन्ड होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का एक जरिया होता है। ठीक है, तो ये CH बॉन्ड है हमारे पास। आगे हम पढ़ते हैं कि CO बॉन्ड क्या होता है, CN बॉन्ड क्या होता है, CP बॉन्ड एंड CS बॉन्ड किस तरह होता है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है CO बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड एसोसिएटेड विद द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, जो हमारे पास CO बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से एसोसिएट होता है। इस एसोसिएशन का क्या फ़ायदा होता है हमें, कि इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टेबिलिटी मिलती है। आगे हमारे पास थर्ड बॉन्ड है CN बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन एंड नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन अमाइनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस बॉन्ड में क्या होता है कि जो CN बॉन्ड होता है वो अमाइनो एसिड में मौजूद होता है ताकि पेप्टाइड बॉन्ड बन जाए। जो हमारे पास फोर्थ बॉन्ड है वो है CP बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कार्बन एंड फॉस्फोरस बॉन्ड। जो कार्बन एंड फॉस्फोरस बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट होता है अमाइनो न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, कार्बन एंड फॉस्फोरस बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लिक एसिड्स। हमारे पास लास्ट बॉन्ड है CS बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं कार्बन एंड सल्फर बॉन्ड। कार्बन एंड सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन इन प्रोटीन, तो ये प्रोटीन्स में मौजूद होता है।
तो आपको ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं ये सारे, ये आपको सेपरेट से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि 5 जो कार्बन जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है, आप उन पे नोट लिखें। तो आपने ये पाँचों बॉन्ड इसी तरह लिख देने। आगे हमने एक डिफरेंस करना है माइक्रोमोलिक्यूल्स में और मैक्रोमोलिक्यूल्स में, हम वो करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स में डिफरेंस। अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स में पहला पॉइंट देखा जाए तो ये है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैव हाई मोलिकुलर वेट। जो जिन मोलिक्यूल्स का हाई वेट होता है, मोलिकुलर वेट होता है, उनको हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स हैव लो मोलिकुलर वेट, और जिन मोलिक्यूल्स का लो वेट होता है उनको हम कहते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये एक पॉइंट इनका क्लियर हो गया। आगे दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स का पॉइंट ये है कि दे आर स्टेबल मोलिक्यूल्स, जबकि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर अनस्टेबल मोलिक्यूल्स। मैक्रो स्टेबल मोलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रो होते हैं वो अनस्टेबल मोलिक्यूल्स होते हैं। आगे इनका थर्ड पॉइंट ये है कि दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, जबकि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। ये इनके तीन तीन डिफरेंस हो गए। आगे हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, लिपिड्स, प्रोटीन्स, जबकि माइक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल होती हैं ग्लूकोज, इमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। आगे मैं आपके साथ स्ट्रक्चर्स डिस्कस करती हूँ कि अनब्रांच का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रांच का स्ट्रक्चर क्या होता है, और रिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं वो अच्छा जी, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है। एक है अनब्रांच स्ट्रक्चर, दूसरा है रिंग, और तीसरा है ब्रांच स्ट्रक्चर। तो मैं आपको इजी तरीका बनाती हूँ कि आपने ये स्ट्रक्चर्स किस तरह बनाने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अनब्रांच चेन है, आपने क्या करना है कि आपने एक लाइन में 6 कार्बन लिखने हैं। यहाँ पे मैं मतलब भूल गई थी, मैंने इस कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड नहीं लगाया, तो आपने लगा लेना है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक लाइन में 6 कार्बन लिखने हैं, उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगा के सब कार्बन के साथ, हर कार्बन के साथ एक एक आपने हाइड्रोजन अटैच कर देना, और लेफ्ट साइड पे भी एक कार्बन लगा लेना, और राइट साइड पे भी आपने एक कार्बन लगा लेना है। और जो आपके टोटल कार्बन है वो 14 होने चाहिए। तो इस तरह जो आपकी अनब्रांच चेन है वो बन जाएगी। आगे हमारे पास है रिंग स्ट्रक्चर। आपने क्या करना है, जिस तरह हमारी रिंग जो होती है वो गोल होती है ना, मतलब सर्कल की फॉर्म में होती है। तो आपने क्या करना है, एक सर्कल में आपने कार्बन लिखने, 5 कार्बन लिखने हैं आपने एक सर्कल में बनाने लिखने हैं, ठीक है। तो जो पहला कार्बन है, जहाँ मैंने एक लिखा हुआ है पहला, आपने क्या करना है, उधर आपने सिंगल बॉन्ड लगाना है, दूसरे का साथ डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। तो आपने पहले सिंगल फिर डबल इस तरह लगा के आपने 5 कार्बन लिखने, और आपने सबका हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच करके आपने सिंगल बॉन्ड लगा देना है। और यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर में आपके पास कार्बन की स्ट्रेंथ है वो 6 होनी चाहिए। आगे हमारे पास जो लास्ट चेन है वो है ब्रांच चेन। आपने ब्रांच चेन को किस तरह बनाना है, आपने एक कार्बन लिखना है, सिर्फ एक कार्बन। आपने एक कार्बन के साथ उस कार्बन के चारों साइडों पे आपने 4 कार्बन लगा देने, और उनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड लगा देना है। आपने जो कार्बन 4 लगाए होंगे, आपने हर एक कार्बन के साथ 3 3 हाइड्रोजन अटैच करके आपने एक एक सिंगल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। और ये जो कार्बन की स्ट्रेंथ है, मतलब जो तादाद है, वो आपके पास 12 होने चाहिए, क्योंकि ये टोटल 12 कार्बन है। अगर आपके 12 से ज़्यादा होंगे तो फिर ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपने कार्बन को गिन लेना है, और आपने जब पेपर में ये लिखने तो आपने सबसे पहले कार्बन गिन लेने। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, तो आपने इसी तरह ही लिखना है और आपने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सारा लिख के एंड पे आपने ये स्ट्रक्चर्स बना देने हैं। और हो भी सकता है कि आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन एक सेपरेट इसी तरह आ जाए कि आपको ये कह सकता है एग्जामिनर कि आप बस 3 स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में जो हैं वो बनाएं। तो आपने तीनों इसी तरह बना देने, और आपने थोड़ा इनको बड़ा कर करके बनाना ताकि खूबसूरती ज़्यादा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।